रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस की विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा, अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से होकर गुजरेगा। चक्रवात के चलते बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए मतदान। देश की बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में सीएचपी के केमल किलिचदारोग्लू को एर्दोगान पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मुख्य मुकाबला फीयू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जबकि एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप प्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है। इन एलआरयू उप प्रणालियों घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और डीपीएसयू की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों के एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां पर जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया है उनमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरन्ना जीआर और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं। तो जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में इस जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। और अब बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद अब वहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात साफ कर दी है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में
कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। और महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया है, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और एसपी संदीप घुगे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में रविवार की सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है और वहां पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। संभावना है कि आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। आईसीएसई के कक्षा 10वीं के परिणाम आज घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं आईएससी के कक्षा 12वीं के नतीजे भी आज जारी होंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि दोपहर 3 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक हुई थी, जबकि आईएससी की 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच हुई थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा एफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। और मई के महीने में शुरुआती दिन काफी सुहाने बीते और इसके बाद दिल्ली में अब झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर से कुछ राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत की तो यहाँ के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या फिर उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। और बांग्लादेश के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख के अनुसार चक्रवात मोखा आज बांग्लादेश के टेक्नाफ क्षेत्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर म्यांमार के उत्तरी तट से होकर गुजरेगा। इसके शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बांग्लादेश को पार करने की उम्मीद है। मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा है कि बांग्लादेश के लिए जोखिम कम हो गया है। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख ने कहा कि चक्रवात के केंद्र और उसके आसपास 74 किलोमीटर के दायरे में हवा की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। सेंट मार्टिन द्वीप
द्वीप के पर्यटन स्थल में 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, क्योंकि चक्रवात द्वीप पर दस्तक दे रहा है। द्वीप से 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। टेकनाफ में आज सुबह 11:30 बजे हवा की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। सरकार पहले ही कॉक्स बाजार और चट्टग्राम क्षेत्रों के 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। सरकार द्वारा तैयार किए गए 1600 से अधिक साइक्लोन शेल्टर में पहुंचे लोगों को सूखा भोजन, जलशोधन टैबलेट और नकद राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान मोखा की ताकत थोड़ी कमजोर हुई है और इससे बांग्लादेश को कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान मोखा के खतरे से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा गया है। अधिकारियों ने लोगों से बखाली समुद्र तट खाली करने का आग्रह किया है। नागरिक रक्षा अधिकारी अनूप समल ने कहा कि मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। हम लोग को जो दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट और नामखाना ब्लॉक प्रशासन और हम लोग इधर जो पुलिस स्टेशन है फिजारगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन से हम लोग के पास एक निर्देश आए जो मोका नामक जो साइक्लोन आने वाला है उसका लैंडफॉल बाद में आ जाएगा। इसीलिए सभी के जो टूरिस्ट पार्टी घूमने के लिए आए हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग जो सी बीच है सी बीच से हम लोग बाहर जो उधर जो सेफ्टी पोजीशन है पोजीशन के हम लोग दे रहा है, क्योंकि इधर जो हमका जो पानी है ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए सभी टूरिस्ट पार्टी को हम लोग सेफ्टी प्लेस में भेज रहे हैं हम लोग। और कैंसर के इलाज के अत्याधुनिक तकनीक की अब बात कर लेते हैं। कैंसर के इलाज में किसी भी रेडिएशन थेरेपी की तकनीक का लक्ष्य होता है कि मरीज को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही लक्ष्य आधारित डोज मिले और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो। खासकर जब बात बच्चों या फिर युवाओं के इलाज की होती है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू की जा रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। देश में पब्लिक सेटअप में प्रोटॉन बीम थेरेपी की पहली सुविधा है। कैंसर इलाज की इस अत्याधुनिक तकनीक में स्वस्थ सेल्स पर असर नहीं पड़ता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने में अब स्वदेशी तकनीक से तैयार प्रोटॉन थेरेपी बेहद कारगर साबित होने जा रही है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी शुरू की जा रही है, जो बेहद ही आधुनिक है। आमतौर पर कैंसर मरीज को कीमो के इलाज में पीड़ा से गुजरना पड़ता है। रेडियोथेरेपी में भी मरीज की त्वचा के साथ साथ हड्डी, ब्रेन, दिल और आंख को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी इन सभी दुष्प्रभावों से मुक्त है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रोटॉन थेरेपी का फायदा जब हम कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी से करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम ट्यूमर को रेडिएट करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, इसमें प्रोटॉन थेरेपी के थ्रू जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज हैं जहाँ कोई ट्यूमर नहीं है, उनको हम सबसे बढ़िया तरीके से बचा सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चों का ट्रीटमेंट में, उनमें साइड इफेक्ट्स कम करने में। बच्चों के सिवाय बाकी और भी जगह हैं जहाँ पे प्रोटॉन थेरेपी का बहुत ज़्यादा फायदा है। प्रोटॉन थेरेपी दुनिया की सबसे उन्नत विकिरण चिकित्सा उपचार सुविधा मानी जाती है। प्रोटॉन थेरेपी प्रोटॉन बीम के जरिए काम करती है। प्रोटॉन बीम को मरीज के कैंसर वाली जगह पर भेजा जाता है और कैंसर को खत्म किया जाता है। खास बात यह है कि प्रोटॉन थेरेपी मशीन 360 डिग्री पर घूम सकती है और अलग अलग एंगल से बॉडी में कैंसर पर हमला कर सकती है, जिसकी वजह से बाहर बॉडी पर उसका अधिक असर नहीं पड़ता। साथ ही ये सुविधा गरीबों को निशुल्क दी जाएगी। निशुल्क सुविधा के लिए प्रोटॉन थेरेपी सेंटर में अलग से रूम दिया गया है। और अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, अगर मैंने एक पेशेंट को आज अमेरिका में भेजा और वहाँ अगर मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसका कॉस्ट अभी करीब 150 to 200,000 US डॉलर्स होता है एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे जो 1000 पेशेंट हम ट्रीट करेंगे साल का, उसमें से करीब 40 से 50% पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एंड स्पेशली इसमें इम्पोर्टेंस हम देंगे जो चिल्ड्रन हैं। सो हमारा ये एफर्ट होगा कि करीब
40 to 50% ऑफ पेशेंट्स हम लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में प्रोटॉन थेरेपी केंद्र सिर्फ 20 देशों में उपलब्ध हैं। दुनिया भर में इसके 88 केंद्र हैं, जिनमें से भारत में पहला केंद्र नवी मुंबई में बनाया गया है। इस प्रोटॉन थेरेपी मशीन से ऐसे कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है जो बाकियों में मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि इस मशीन में 20% उपकरण स्वदेशी हैं और इसे भारत में ही बनाया गया है। इसके आने से हर साल 1000 कैंसर मरीजों का इलाज प्रोटॉन थेरेपी से हो सकेगा। जल्द ही प्रोटॉन थेरेपी मशीन एम्स झज्जर में भी लगेगी। देश भर में हर साल 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज इस तकनीक से मुमकिन हो सकेगा। आने वाले दिनों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दूसरे देशों में इस तकनीक को निर्यात भी कर सकेगा। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार का स्किल इंडिया मिशन बेरोजगारों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस मिशन का संचालन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में देश भर में किया जा रहा है। प्रदेश के मंडी जिले में भी इस योजना का लाभ लेकर युवा न केवल निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपने हुनर की बदौलत स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन का संचालन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को तकनीकी कारीगरी का प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 माह से 1 साल के ये कोर्स करने के तुरंत बाद युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है। साथ ही कुछ युवा इस हुनर के दम पर ही रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंडी के ऐसे कई युवा हैं जिन्हें कोर्स करने के तुरंत बाद रोजगार मिला और अब वे बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। मैंने गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से कोर्स किया था PMKVY के थ्रू CCTV का। तो वो कोर्स कम से कम 6 महीना तो उन्होंने करवाया था। उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करवाया था। उसके बाद उन्होंने सीधा मुझे कॉल करके कोई जॉब ऑफर किया था यहाँ पे जो रोड में। तो उससे 4 साल हो चुके हैं, तो अब खुद का ही कर रहे हैं हम, जैसे 4 पार्टनरशिप इनमें। तो हम नॉर्मली मंथली तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये के बीच में कमा ही लेते हैं। जो कोर्स हमें PMKVY के थ्रू में कराया तो ये बहुत ही अच्छा था, जिससे हम अपना टेक्निकल वर्क अच्छे से कर पाए और खुद का काम भी अच्छे से कर पाए। युवाओं की माने तो प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षित होने के बाद भी उन्हें निजी संस्थानों में रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद जो हुनर उन्हें प्राप्त हुआ है उसकी बदौलत वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं। मैंने PMKVY के तहत एक कोर्स किया था, 3 मंथ का कोर्स था, जो कि मैंने 2018 में किया है। तो उसके बाद 2018 के बाद मुझे आज 5 साल हो गई है। तो अब मैं अपना काम शुरू कर दिया है, मैंने अपनी शॉप डाल दी है। तो जैसे आने वाले समय में मैं जो नई पीढ़ी है, नई लड़कियां हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, वो भी ये चीज़ अपनी स्किल को आगे बढ़ाए, वो भी ये चीज़ सीखे, ताकि कल दिन के लिए वो अपना खुद के स्टैंड हो जाए, खुद स्टैंड हो जाए। मैंने PMKVY के तहत से ब्यूटिशियन का कोर्स 2019 में किया है, जो मुझे 3 साल हो गए हैं दुकान खोले हुए, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे फ्री का कोर्स करवाने के लिए। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी के यंग प्रोफेशनल विप्लव ने बताया कि केंद्रीय योजना के तहत कौशल विकास निगम के माध्यम से ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो एज वी ऑल नो दैट कि 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिमिलरली जैसे डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है, वैसे हमारे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा इस स्किलिंग से रिलेटेड विभिन्न कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न ITIs के तहत विभिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तहत डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मंडी जिला के, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो स्किल्ड होने के बाद अपना खुद का काम करते हैं। निश्चित रूप से जब युवाओं के हाथ में हुनर होगा तो उन्हें रोजगार की चिंता नहीं रहेगी। स्किल इंडिया मिशन बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। DD न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।
और अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन हुआ। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर कई महिलाओं ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। साथ ही साथ संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ओपिनियन सर्वे में सीएचपी के केमल किलिचदारोग्लू को एर्दोआन पर मामूली बढ़त है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में कोई बहुमत नहीं मिलने पर 28 मई को रन ऑफ चुनाव हो सकते हैं। तुर्की 61 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें लगभग 5 मिलियन पहली बार मतदाता हैं और विदेशों में रहने वाले तुर्क पहले ही अपने मतपत्र डाल चुके हैं। मतदान को राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के 20 साल के शासन के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनने के अलावा मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 87 चुनावी जिलों के संसद के 600 सदस्यों का भी चयन करेंगे। और इजरायल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी है। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ताजाजी हनेबगी ने बताया कि इजरायल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। और थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला फियू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच हो रहा है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फियू थाई के उम्मीदवार पेइटोनगर्न शेनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शेनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्तापलट के बाद दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।